तो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एंट्रोपी। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी हमें यहाँ पे पढ़ना है। गिब्स फ्री एनर्जी ये हमें बताता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ये क्या था? इट टेल्स अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी क्या करेगा? इट टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। इट टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन अपने आप होती है। इसका फॉर्मूला होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। जी क्या रहेगा आपका? गिब्स फ्री एनर्जी। H क्या रहेगा आपका? एंथैल्पी। और S क्या रहेगा आपका? एंट्रोपी। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये बनेगा टी डेल्टा एस। अब देखो इसमें क्या होता है, यू रहेगा आपका डेल्टा जी क्या होता है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच क्या होगा आपका? चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी। और डेल्टा एस क्या होगा आपका? चेंज इन एंट्रोपी। ये क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी। ओके, तो चेंज इन एंट्रोपी एंथैल्पी का मतलब कि इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं हीट एब्जॉर्ब। यहाँ पे हम लिखेंगे हीट एब्जॉर्ब और इमिट। यहाँ पे क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब और इमिट। और यहाँ पे क्या आपका जो एंट्रोपी रहेगा ना, इसको हम बोल सकते हैं हीट यूटिलाइज और प्रोड्यूस ड्यूरिंग एंट्रोपी चेंज। यहाँ पे लिखेंगे हीट यूटिलाइज्ड और प्रोड्यूस ड्यूरिंग एंट्रोपी चेंज। प्रोड्यूस ड्यूरिंग एंट्रोपी चेंज। ड्यूरिंग एंट्रोपी चेंज। ये रहेगा आपका डेल्टा एस। तो ये होता है जनरल, इस इक्वेशन को बोल जाते हैं गिब्स। ये इक्वेशन जो है ना, इसका नाम देखो, ये जो आपको इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन का नाम होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और इक्वेशन। इसको बोला जाएगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ओके, इसमें जेई पे क्वेश्चन आता है, ये इस पे जेई पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो डेल्टा जी आपको कैसे बताएगा कि वेदर इट इज रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। अब देखो कैसा होता है, इफ डेल्टा जी इज निगेटिव, यहाँ पे लिखना, अगर आपका डेल्टा जी, इफ डेल्टा जी इज निगेटिव देन रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आएगा तो उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव तो रिएक्शन क्या रहेगा आपका? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और प्रोसेस, तो हम यहाँ पे प्रोसेस को ज्यादा लिखेंगे, प्रोसेस। रिएक्शन और हम क्या लिखेंगे उसको? प्रोसेस। अब डेल्टा जी अगर जीरो हो जाता है, इफ डेल्टा जी जीरो देन रिएक्शन और प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम, इसको लिखेंगे प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों वैल्यू हमें फाइंड करना है। जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो आपका डेल्टा जी क्या होना चाहिए? डेल्टा जी होना चाहिए निगेटिव। जब डेल्टा जी निगेटिव रहेगा तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी जीरो रहेगा तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम। आपका रिएक्शन क्या होता है? इक्विलिब्रियम। अब मैं केसेस बताता हूँ कि किस केस में आपका डेल्टा जी नेगेटिव बनेगा और किस केस में आपका डेल्टा जी पॉजिटिव बनेगा। एक बार इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया? अगर कॉपी हो गया तो मुझे बताओ, फिर मैं नेक्स्ट।
ओके, नो नेक्स्ट। यहाँ पे हम कुछ केसेस पढ़ेंगे। अब पहला जो केस आएगा आपका, फर्स्ट केस आएगा, केस 1 लिखेंगे, केस 1। इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो मुझे तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, देन डेल्टा एच क्या होना चाहिए? डेल्टा एच क्या रहेगा? एक्सोथर्मिक के लिए आपका डेल्टा एच रहेगा निगेटिव, करेक्ट। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो आपका डेल्टा एच क्या होना चाहिए? निगेटिव। अब इसमें देखो पहला कंडीशन क्या आता है। कौन है? आवाज आ रहा है, किसका है? कौन है? कौन है? किरण? प्रथमेश? केस 1, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच क्या रहेगा आपका? निगेटिव। अब देखो इसमें ए केस आता है, केस ए। अब देखो क्या होता है, डेल्टा जी मैंने क्या बोला था? नेगेटिव बोला था, करेक्ट। आपको डेल्टा जी जब नेगेटिव आएगा, अब देखो डेल्टा एच क्या रहेगा आपका? नेगेटिव। तो वैल्यू कब आता है नेगेटिव? आपके पास रिलेशन क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, डेल्टा जी तो आपका नेगेटिव है, हाँ सॉरी, डेल्टा एच आपका क्या है? यहाँ पे मैंने डेल्टा एच नेगेटिव बोला है ना, तो टी डेल्टा एस का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा जो आपका आंसर नेगेटिव आएगा? बताओ। तो यहाँ पे डेल्टा जी जब निगेटिव आएगा तो हम क्या करेंगे? डेल्टा जी निगेटिव करने के लिए आपका ये निगेटिव रहेगा, तो मुझे ये डेल्टा एस क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव। ये ऐसा लिख लो। पहले केस में क्या होता है? डेल्टा एस इज निगेटिव लिया अगर मैंने, तो आपका पहला केस क्या होगा? डेल्टा एस इज पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव रखता हूँ, डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो जो आपका डेल्टा जी का वैल्यू आएगा, सो देयरफॉर डेल्टा जी इज बिकम नेगेटिव। जब डेल्टा जी नेगेटिव बनेगा तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या रहेगा हमारा? स्पॉन्टेनियस। हमने क्या किया? डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव रखा और डेल्टा एच का वैल्यू क्या रखा? नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ओके, और आपका प्रोसेस क्या रहेगा? स्पॉन्टेनियस। हमने क्या किया? डेल्टा एच को नेगेटिव रखा और डेल्टा एस को पॉजिटिव रखा, तो आंसर क्या आएगा आपका? नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू। अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो वो क्या बन जाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब दूसरा, बी केस में देखो क्या होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे आपका डेल्टा एच निगेटिव है क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और यहाँ पे हम लोग डेल्टा एस लेते हैं पॉजिटिव, निगेटिव। डेल्टा एस मैंने लिया नेगेटिव। अब देखो क्या होता है, डेल्टा एच भी निगेटिव और आपका डेल्टा एस भी निगेटिव, तो इस केस में आपका डेल्टा एच डेल्टा जी क्या होना चाहिए? बताओ। दोनों निगेटिव है तो क्या होगा? अगर दोनों निगेटिव वैल्यूज है तो आपका आंसर निगेटिव में आएगा। आपका आंसर क्या आएगा? निगेटिव में आएगा ना। आपका आंसर किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। ओके, तो अगर डेल्टा जी निगेटिव आता है तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगा आपका? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो इस केस में दो आते हैं। पहला क्या होगा आपका? देखो पहला क्या है? डेल्टा एस पॉजिटिव, और दूसरा क्या है? डेल्टा एस नेगेटिव। इस केस में आपका डेल्टा जी क्या बन जाएगा? नेगेटिव। जब डेल्टा जी नेगेटिव बनेगा तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा? स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसे होने वाला है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नो नेक्स्ट। यहाँ पे क्लियर है? बताओ मुझे, कोई कमेंट करो। इसमें साइन में किसी को डाउट है? बताओ। ओके, साइन में किसी को डाउट है? पहले केस में देखो,
जो हमने ए केस लिया ना, इसमें बताओ मुझे कोई डाउट है? हाँ, एक बार सब लोग बताओ मुझे, किसी को डाउट है तो पूछ लो। देखो मुझे डेल्टा जी निगेटिव कब आ रहा है? जब आपका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच क्या रहेगा? निगेटिव। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आपका साइन निगेटिव आएगा। क्लियर है साइन सबको? सोफिया, किरण, प्रथमेश, नीरज, आयुष, सुजल, कल्याणी, एलिना। ओके, बस मैंने साइन रखा है, साइन को मल्टीप्लाई करके आपका डेल्टा जी कैसा है? निगेटिव। अब दूसरा केस, जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तब। अब देखो, अब दूसरे केस में क्या होगा? केस टू। केस टू में आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकता है ना? एंडोथर्मिक का मतलब आपका डेल्टा एच क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव। अब देखते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव कैसे आएगा। इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो आपका डेल्टा एच क्या रहेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए? डेल्टा एच इज पॉजिटिव वैल्यू। डेल्टा एच क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव वैल्यू। अब इसमें भी दो केसेस आएंगे, ए और बी। ए और बी आता है। अब देखो, पहला ए केस में क्या होगा? वही फॉर्मूला हमारा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, आपका डेल्टा एच कैसा है? डेल्टा एच इज पॉजिटिव, और आप यहाँ पे डेल्टा एस को भी ले लो पॉजिटिव। अब देखो साइन क्या आता है, मुझे डेल्टा जी का साइन बताओगे? डेल्टा एच पॉजिटिव ले लिया और डेल्टा एस हमने पॉजिटिव ले लिया, तो डेल्टा जी का साइन क्या आएगा? बस यहाँ पे याद रखना, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। यहाँ पे क्या लिया मैंने? टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। टी डेल्टा एस को मैंने ग्रेटर देन बोला एज कम्पेयर टू डेल्टा एच। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है आपको? टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। अब बताओ साइन क्या आएगा? ये वाला इक्वेशन फॉलो करो, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। अब साइन क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? अब बताओ ना। डेल्टा एस को मैंने ज्यादा लिया है, टी डेल्टा एस इज मोर। देखो यहाँ पे टी डेल्टा एस इज मोर देन डेल्टा एच। अब बोलो साइन क्या आएगा? अब साइन आएगा ना निगेटिव। ये केस अपने फॉलो करना है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? निगेटिव। ये वाला केस लिया मैंने, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो अगर साइन निगेटिव आया तो आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए बता? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए ना? तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कैसा रखा है? मोर रखा है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और बी केस में देखते क्या होगा। बी केस में देखो अब क्या होगा। अगेन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे आपका डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव, और आप डेल्टा एस को ले लो निगेटिव। अब मुझे बताओ साइन कन्वेंशन, डेल्टा जी का साइन क्या आता है? डेल्टा जी का साइन यहाँ पे क्या आने वाला है? पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? अब आएगा ना पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या आ गया? पॉजिटिव। जब डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा तो आपका रिएक्शन कैसा बनेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। इस केस में आपका रिएक्शन कैसा बनेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, तो ये होता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी और उसका रिलेशन। तो ऐसे में पता चलता है कि गिब्स फ्री एनर्जी से हम लोग स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अब एक टेबल लिखवा के देता हूं, उसको कॉपी करो। इसको कॉपी कर लिया सब लोगों ने? कॉपी हो गया ये लिख करके? फिर एक टेबल लिखवा के देता हूँ, फिर उससे आपको पता चलेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा होगा और कौन सा नहीं। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट, एक टेबल बना लो। जैसे पहले मैं बना लेता हूँ। पहले हम टेबल बनाएंगे एक।
लगभग इतना बड़ा टेबल होना चाहिए। ओके, तो पहला जो कॉलम रहेगा आपका छोटा रहेगा, सेकंड कॉलम को भी छोटा रखो, थर्ड कॉलम थोड़ा बड़ा रखना है, नेक्स्ट फोर्थ कॉलम और थोड़ा बड़ा रखो, और ये आपका फिफ्थ कॉलम। तो पहले कॉलम में हम लिखेंगे, पहले कॉलम में लिखना डेल्टा एच, डेल्टा एच का वैल्यू सेकंड कॉलम में डेल्टा एस, थर्ड कॉलम में डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। उसके बाद लिखेंगे रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे इसके एग्जांपल्स। नाउ फर्स्ट वन, अब देखो पहला क्या है, डेल्टा एच आपको दिया निगेटिव, डेल्टा एच इज निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। मुझे तो डेल्टा जी का साइन क्या आएगा? डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो डेल्टा जी का साइन क्या आने वाला है बताओ? कमेंट करो मुझे, डेल्टा जी का साइन क्या आने वाला है? डेल्टा एस आपको निगेटिव दिया और डेल्टा जी आपको, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, साइन क्या आने वाला है बताओ? कमेंट करो मुझे, साइन क्या आने वाला है? निगेटिव, करेक्ट, साइन आ गया निगेटिव। अगर डेल्टा जी आपका निगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए कि नॉन स्पॉन्टेनियस बताओ? रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस रहेगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस? रिएक्शन कैसा रहेगा? स्पॉन्टेनियस। तो अब इस रिएक्शन को लिखेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो रिएक्शन को लिखना है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर दिया जाएगा तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। इसका एग्जांपल है ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना। जैसे ट्वाइस O3 ले लिया, इसको थ्राइस O2 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। अब आपका डेल्टा एच ले लिया पॉजिटिव और डेल्टा एस ले लिया निगेटिव। अब बताओ साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आना चाहिए कि निगेटिव बताओ? आएगा ना पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन आ गया, पॉजिटिव साइन, करेक्ट। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? जब भी आपका पॉजिटिव साइन आता है तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा, प्रोसेस कैसा रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बन जाएगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर। इसका एग्जांपल रिवर्स हो जाएगा, थ्राइस O2 का कन्वर्जन ट्वाइस O3 में होना, ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करना। ये दो समझ गए आपको साइन कन्वेंशन। अब नेक्स्ट, अब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों निगेटिव रहेंगे तब क्या होगा? अब देखो, दोनों निगेटिव रहेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा। अब देखो क्या होगा, निगेटिव एट लो टेम्परेचर, देखो निगेटिव एट लो टेम्परेचर एंड पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर, पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर। तो जब मुझे इसमें लिखना है रिएक्शन में, मैं क्या लिखूं? निगेटिव है तो क्या करूंगा? स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर लिखूंगा, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। और दूसरा क्या बनेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। समझ रहे हैं? अब देखो दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पे दोनों केसेस पॉसिबल है, दोनों केसेस पॉसिबल है ना। अगर दोनों साइन निगेटिव है तो ये निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड है। अगर आपका टेम्परेचर लो होगा तो इस केस में निगेटिव साइन आया, निगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? पॉजिटिव, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। इसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कैल्शियम ऑक्साइड।
कैल्शियम ऑक्साइड का ब्रेक डाउन करो, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करो CO2 के साथ। जब कैल्शियम ऑक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट करवाओगे CO2, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CaCO3। मिल गया ना ये प्रोडक्ट। ये हो गया एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, अब दोनों के दोनों पॉजिटिव। अब बोलो मुझे क्या होगा? दोनों पॉजिटिव आए तो क्या होगा? अब देखो दोनों पॉजिटिव आए तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो क्या होगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव एट हाई टेम्परेचर, उसके रिवर्स हो जाएगा, निगेटिव एट हाई टेम्परेचर एंड पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर। ये क्या रहेगा? पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर। अब मुझे तो अगर ये निगेटिव है एट हाई टेम्परेचर तो उसको क्या बोलना पड़ेगा? स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे लिखू स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। और लास्ट क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। और इसका एग्जांपल रिवर्स कर देना, CaCO3 का ब्रेकडाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। देखो पहले जो दो केस दिए थे मैंने, फर्स्ट टू केसेस, उसमें क्या हुआ? देखो फर्स्ट टू केसेस जो है आपके, ये आपका पहला केस, ये, और ये सेकेंड केस। पहले केस में स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, सेकेंड केस में नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। बट जो आपका थर्ड केस है, इसमें क्या हो गया? निगेटिव निगेटिव दोनों, तो एक निगेटिव बनेगा लो टेम्परेचर पे और पॉजिटिव बनेगा हाई टेम्परेचर पे। फोर्थ केस में क्या हो गया? दोनों साइन आपको दे दिए पॉजिटिव, तो दोनों साइन अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव और पॉजिटिव बन सकता है। निगेटिव बनेगा एट हाई टेम्परेचर, पॉजिटिव बनेगा एट लो टेम्परेचर। तो स्पॉन्टेनियस रहेगा एट हाई टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा एट लो टेम्परेचर। अब मुझे तो इस टेबल में किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इस टेबल में? बस आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू वहां पर रखना है और साइन कन्वेंशन देखना है। डेल्टा जी निगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो गिव्स फ्री एनर्जी हमें क्या बताता है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ने के लिए हमने पढ़ा था एक एनर्जी, हमने बोला था एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरली क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। बट ये हमेशा करेक्ट नहीं होता, ये हमेशा करेक्ट नहीं होता है, ये हमेशा करेक्ट नहीं होता है। ओके इसको कॉपी कर लो एक बार। ओके डन हो गया कॉपी करके सबका? ओके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन। नाउ नेक्स्ट, अब देखो डेल्टा जी के कुछ फॉर्मूलाज लिख दो। देखो डेल्टा जी के मैं कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज दे रहा हूँ, फॉर्मूलाज ऑफ डेल्टा जी। पहला आता है डेल्टा जी इन टर्म्स ऑफ -NFE। देखो यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। n क्या रहेगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। f क्या होता है? फैराडेज कांस्टेंट। ये होता है आपका फैराडेज कांस्टेंट। और E क्या होता है आपका? EMF ऑफ सेल, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और EMF बोला जाएगा उसको, क्या बोलेंगे हम? EMF। ओके इसको कॉपी कर लो।
ना और एक रिलेशन मैं आपको देना चाहूंगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log K। ये Kc भी हो सकता है, ये Kp भी हो सकता है। Kc क्या होता है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांसंट्रेशन, Kc आ सकता है। और आपका डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log Kp भी हो सकता है, ये Kp भी हो सकता है। Kp मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो ये Kp रहेगा आपका, Kp क्या रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। Kp क्या रहेगा आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कुछ रिलेशन है जिसपे डेल्टा जी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आज हम टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, एंट्रांस वाले। आपके बोर्ड के भी हम कवर कर लेंगे और इसके एंट्रांस के भी कवर कर लेंगे। ओके, ये फॉर्मूला कॉपी कर लो। अब आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। वैसे इस लॉ का एज सच कोई मीनिंग नहीं है थर्ड लॉ का, फिर भी हम यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। कल कैसे क्या रख दिया टेस्ट। ओके, कॉपी कर लिया सब लोगों ने। ठीक है, कल एंट्रेंस का टेस्ट है क्या आप लोगों का? ओके, मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके, अब देखो थर्ड लॉ का एज सच कोई मीनिंग नहीं है, पहले इसका डेफिनेशन लिखवा के देता हूँ। थर्ड लॉ बोलता क्या है, देखो एक्चुअल में आपका थर्ड लॉ बोलता क्या है, इसका स्टेटमेंट लिखते थर्ड लॉ का, इसका लिखेंगे स्टेटमेंट। तो इसने क्या बोला, देखो द एंट्रोपीज ऑफ perfectly crystalline substance, perfectly crystalline substance is zero at absolute temperature और वो रहेगा आपका 0 केल्विन। 0 केल्विन, अगर कोई भी सब्सटेंस 0 केल्विन पे होगा तो उसका एंट्रोपी क्या रहेगा, 0। हाँ बोलो एलिना। एलिना, आपको कोई डाउट है? आपने हैंड रेस किया, बताओ। अनम्यूट करो और मुझे डाउट पूछो। कोई डाउट है? बताओ किरण, कोई डाउट है? थर्ड लॉ क्या बोलता है, किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जो एंट्रोपी रहेगा
जीरो रहेगा एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पे आपके सब्सटेंस का एंट्रोपी क्या रहेगा? 0। बट एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं। देखो कैसे, इन्होंने क्या बोला, लॉ ने क्या बोला है, आपके सिस्टम का जो भी टेम्परेचर रहेगा अगर 0 केल्विन होता है तो उसमें एंट्रोपी क्या हो जाएगा? 0। एस क्या होता है आपका? एंट्रोपी एट 0 केल्विन, ये क्या रहेगा? 0। एंट्रोपी एट 0 केल्विन क्या रहेगा? ये केल्विन है, 0 केल्विन पे क्या रहेगा? 0। बट ये रेयरली पॉसिबल है। अगर एस इज इक्वल टू 0 होगा देन सब्सटेंस क्या रहेगा आपका? परफेक्टली क्रिस्टलाइन। ये कैसा रहेगा? परफेक्टली क्रिस्टलाइन। बट अगर एंट्रोपी एस इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं होगा तो आपका सब्सटेंस कैसा रहेगा? इज नॉट परफेक्टली क्रिस्टलाइन, इज नॉट परफेक्टली क्रिस्टलाइन, परफेक्टली क्रिस्टलाइन। ओके, इसको कॉपी कर लो। अब मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ होता कैसे एक्चुअल में। इसको कॉपी करो एक बार, फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ एक्चुअल में होता कैसे ये। मान के चलो हमारे पास 3 कंटेनर है। ये फर्स्ट कंटेनर, ये सेकंड कंटेनर, और एक हमारा है थर्ड कंटेनर। ओके, ये तीनों कंटेनर आपके पास, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है? गैस रखा है। ये जो फर्स्ट कंटेनर है इसमें मैंने गैस रखा है। अब इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, ये गैस है आपका, करेक्ट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कंटेनर का मैं टेम्परेचर क्या करूंगा? टेम्परेचर कर दूंगा डिक्रीज। यहाँ पे क्या किया? टेम्परेचर को मैंने कर दिया डिक्रीज। अब क्या होगा बताओ? टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्लोज आने वाले हैं कि दूर जाएंगे? ग्लास जो गैस मॉलिक्यूल है ये क्लोज आएंगे कि दूर जाएंगे बताओ? अगर इसका टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे कि दूर चले जाएंगे बताओ? गैस मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे कि दूर जाएंगे? बिल्कुल क्लोज आएंगे ना। अब क्या होगा? धीरे धीरे आपके गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज आना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे क्लोज आ गए गैस मॉलिक्यूल्स, पहले दूर थे अब क्लोज आ गए ना। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? आपके मॉलिक्यूल्स का डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज। अब मैं क्या करता हूँ? सेकेंड कंडक्टर का और टेम्परेचर क्या करता हूँ? डिक्रीज। तो मैं यहाँ पे फिर से इसका टेम्परेचर करता हूँ डिक्रीज। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो और क्या होगा? आपके मॉलिक्यूल इतने ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तो इसमें कोई गैप नहीं होगा। इसको मैं बोलूंगा परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो बना ना आपका, तो ये और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो अब ये मॉलिक्यूल मूव होना डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलो टेम्परेचर आ गया आपका एट 0 केल्विन। टेम्परेचर कैसा है आपका? 0 केल्विन। तो इस केस में ये जो सब्सटेंस बना ये क्या रहेगा? परफेक्टली क्रिस्टलाइन, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अगर ये आपका सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन है तो इसका एंट्रोपी क्या रहेगा? सो देयरफॉर एंट्रोपी एस इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या होगा। अब देखो पहले मॉलिक्यूल गैस था, गैस में था ना, तो इसका जो एंट्रोपी था, एंट्रोपी इज मोर। यहाँ पे क्या था? इसका एंट्रोपी इंक्रीज हुआ था, करेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ? एंट्रोपी थोड़ा डिक्रीज हुआ। एंट्रोपी क्या होगा? अगर मैं डिक्रीज करूंगा एंट्रोपी तो ये ऐसा कुछ होगा। अगर और आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एंट्रोपी डिक्रीज होने के बाद ये कितना बन जाता है? 0। तो इसी को बोला जाता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गैस को आप टेम्परेचर अप्लाई करो, गैस जाएगा लिक्विड में, लिक्विड को टेम्परेचर अप्लाई करो, ये जाएगा सॉलिड में। अगर आपका सॉलिड, इफ अवर सॉलिड इज परफेक्टली क्रिस्टलाइन देन एंट्रोपी क्या रहेगा आपका? 0। यही बोलता है आपका थर्ड लॉ। ओके, इसको कॉपी कर लो। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोज आएगा। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल क्लोज आया, समझ लो अगर वो मॉलिक्यूल 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री केल्विन मतलब क्या हो जाएगा? -273 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर हो जाएगा मतलब 0 डिग्री सेल्सियस,
तो इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये क्या रहेगा आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और यहाँ पे आपका एंट्रोपी कितना बन जाता है, बिल्कुल जीरो। तो यही बोलते हैं आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको कॉपी कर लो। बट नेचर में कोई भी सॉलिड परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होता, क्योंकि सॉलिड में कुछ डिफेक्ट होते हैं। सॉलिड में क्या रहेंगे, कुछ डिफेक्ट तो प्रेजेंट रहेंगे ना। कोई भी सॉलिड परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होता है, इसलिए ये थर्ड लॉ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो थर्ड लॉ ने क्या बोला, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि प्रॉपर 0 डिग्री केल्विन बन जाए और आपका सॉलिड बिल्कुल परफेक्टली क्रिस्टलाइन हो, तो इस केस में आपका एंट्रोपी कितना रहेगा, जीरो। इस केस में आपका एंट्रोपी क्या रहेगा, जीरो। ओके, कॉपी कर लिया इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे आपको तो वीडियो मिल जाएगा। सेम आईडी से ज्वाइन करना, नेक्स्ट जो सेशन रहेगा सेम आईडी से ज्वाइन करोगे। कॉपी कर ले सबने इसको। ओके, नेक्स्ट सेशन जो आएगा अभी, हाँ, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हमें क्या पढ़ना है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब इस लॉ पे कभी थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पहले इसका लिखते स्टेटमेंट, एक्चुअल में ये लॉ बोलता क्या है, इसका लिखते पहले स्टेटमेंट। पहले इसका लिखते हैं स्टेटमेंट। अब देखो ये लॉ बोलता क्या है, थोड़ा लेंथी स्टेटमेंट है, फिर भी इसको हम समझ लेंगे अच्छे से। इफ टू बॉडीज in thermal equilibrium with another body C, टू बॉडीज क्या रहेंगे, आपका बॉडी ए एंड बी होगा। टू बॉडीज कौन सा रहेगा, ए एंड बी, इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर बॉडी सी, then the bodies A and B will also be in thermal equilibrium, अगर बॉडी ए एंड बी सी से अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो बॉडी ए एंड बी भी आपका क्या रहेगा, देखो ए एंड बी बॉडी अगर सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो बॉडी ए एंड बी भी क्या रहेगा आपका, इक्विलिब्रियम। अब देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान के चलो हमारे पास 3 बॉडीज है, एक बॉडी ए है, ये बॉडी ए, यहाँ पे इसको मैंने कनेक्ट करवाया बॉडी सी से, और एक आपका बॉडी बी है। ओके, 3 बॉडी आपके पास, बॉडी ए एंड सी और बी। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ टू बॉडीज ए एंड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी। अब देखो उन्होंने क्या बोला, बॉडी जो ए है एक इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ। देखो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में, बॉडी ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, एज वेल एज बॉडी और बॉडी बी और सी का रिलेशन क्या होगा, उन्होंने क्या बोला, बॉडी बी एंड सी भी कैसा इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी कैसा आपका इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। हाँ, अब देखो क्या होगा, अगर बॉडी ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो यूजुअली क्या हो जाएगा, बॉडी ए और बी भी क्या बन जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। यही उनको बोलना था। अगर आपका बॉडी ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा और बॉडी बी अगर सी के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो दोनों बॉडी का रिलेशन ए एंड बी का क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये भी कैसा रहेगा आपका, थर्मल इक्विलिब्रियम में। फिर से एक बार देखो, जब बॉडी ए और सी इक्विलिब्रियम में रहेगा एंड बी और सी आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो एट द सेम टाइम आपका बॉडी जो बी है और सी दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बोलते हैं आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक।
यही होता है आपका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब जैसे आप ये फिजिक्स में पढ़ने वाले, आप कैरनॉट साइकिल वगैरह फिजिक्स में पढ़ोगे। आपको जो कैरनॉट साइकिल वगैरह है ना, ये किस में पढ़ना है? आपको फिजिक्स में पढ़ना है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे बस इंजन का इफिशियंसी। हमें क्या पढ़ना है? इंजन इफिशियंसी। हमें यहाँ पे पढ़ना है इंजन इफिशियंसी। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे इंजन इफिशियंसी को पढ़ना होता है। अब ये इंजन की एफिशिएंसी को एक्सप्लेन किया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, देखो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, द इफिशियंसी ऑफ इंजन, द इफिशियंसी ऑफ, इस पे जस्ट एक नॉर्मल फॉर्मूला है, इफिशियंसी ऑफ इंजन is always less than 1, is always less than 1। जो आपके इंजन का एफिशिएंसी होता है, इसका सिंबल होता है नीटा। नीटा इज कॉल्ड एज इंजन एफिशिएंसी। ये सिंबल रहेगा नीटा, इज कॉल्ड एज इंजन एफिशिएंसी। अब देखो इंजन एफिशिएंसी को हम कैसे फाइंड करेंगे? इन्होंने क्या बोला सेकंड लॉ ने कि इंजन का एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नीटा क्या होना चाहिए आपका? नीटा इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। नीटा इज लेस देन 1 और आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये होता है आपका इंजन का एफिशिएंसी। नीटा क्या होता है? इंजन एफिशिएंसी का सिंबल। तो इफिशियंसी ऑफ इंजन के लिए फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय इंजन, वर्क डन बाय इंजन डिवाइडेड बाय हीट गिवन टू इंजन, हीट गिवन टू इंजन। हमने जो इंजन को हीट दिया और इंजन ने जो वर्क किया, तो मतलब वर्क डन बाय सिस्टम, तो उस रेशियो को क्या बोला जाएगा? आपका इंजन का एफिशिएंसी। इसी रेशियो को हम बोलेंगे इंजन एफिशिएंसी। ये रेशियो क्या रहेगा हमारा? इंजन एफिशिएंसी। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखना है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। हमें बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है। तो इंजन एफिशिएंसी, नीटा इंजन एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला आता है डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 डिवाइडेड बाय डेल्टा Q1। ये फॉर्मूला हो गया। Q क्या होता है? हीट गिवन टू सिस्टम, करेक्ट। Q का मतलब क्या होता है? हीट। ये वैल्यूज आपको दिए जाएंगे, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीटा दैट इज, हेलो, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस पे भी आपका क्वेश्चन आएगा। सबको आवाज आ रहा है? देखो दो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी फॉर्मूला कैसे, इस पे आपको जेई मेंस पे क्वेश्चन मिले हैं। इसमें जेई पे क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ऐसे करके आपका लगभग थर्मोडायनामिक कंप्लीट हुआ। कुछ स्पेशल केस के कुछ इक्वेशंस है, उसका हमें डेरिवेशन वगैरह नहीं है, तो वो आपको मैं ग्रुप में एक टेबल बना के दे दूंगा कि कौन से फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, हमें फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हुआ। तो आपका जो एंट्रेंस का टेस्ट है ना, शायद पोस्टपोन हो गया। नेक्स्ट शायद कब आएगा? फ्राइडे को रहेगा ना? नहीं, थर्सडे को रहेगा आपका। तो इसको कॉपी कर लो। हाँ, अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाला है पॉलीमर। फ्राइडे क्या है आपका टेस्ट? ओके, फ्राइडे को है शायद। ओके हाँ, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा हमारा पॉलीमर आएगा।
पॉलीमर का हम 2-3 लेक्चर में, आपका 3-4 लेक्चर में पॉलीमर कंप्लीट हो जाएगा। जून में हम क्या करेंगे, जून में लगभग आपके 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पॉलीमर, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो ये कॉपी कर लो। आज के लिए हम स्टॉप करते हैं। कल हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला आपका होमवर्क देखो क्या है। होमवर्क आपका क्या है, घर पे जाके मुझे अभी कल तक फॉर्मूला लिस्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक, फॉर्मूला लिस्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक आप मुझे पर्सनली सेंड करोगे सब लोग। जो भी थर्मोडायनेमिक में छोटा छोटा फॉर्मूला हमने यूज किया था ना, उसके सारी लिस्ट आप मुझे बताओगे स्टार्टिंग टू एंड। फॉर्मूला लिस्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक आप मुझे भेजोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। और उसी फॉर्मूला बेस्ड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, चलो आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे होम। अभी के लिए स्टॉप करते हैं, चलो।